हेलो स्टूडेंट्स, आप मेडिटेशन के जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। सेकंड लास्ट हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने पिछले 4 महीनों के अंदर काफ़ी सारे टेस्ट दिए, अप्रोक्सीमेट 67 टेस्ट आप दे चुके हैं। ये 68 नंबर का जो टेस्ट होगा, इसके बाद आप नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका फाइनल टेस्ट होगा। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद में अभी हमने मेडिटेशन कंप्लीट किया, इसके बाद में हम एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं बायोकेम के नाम से, जिसमें भी आपके 57 टेस्ट होंगे, जिसमें फिजिक्स इको होगा, बायोकेम होगा और दंगल के नाम से भी उसमें कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होंगे। अब हम बात करते हैं आज के पेपर की। आज का पेपर बड़ा आसान सा पेपर है, फिजिक्स का पेपर है। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर, वो है आपके यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर से, जहाँ पर हम एरर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एरर दे रखा है 0.3% एक स्फेयर की रेडियस में, और हमसे पूछा गया है एरर सरफेस एरिया में। बड़ा आसानी से हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो एरर आता है वो आता है डेल ए अपॉन ए इक्वल्स टू 2 डेल आर अपॉन आर। अभी हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में बोला गया कि परमिसिबल एरर जो है उसका जो फॉर्मूला है वो डेल ए अपॉन ए इक्वल टू 4 डेल आर अपॉन आर, जो कि इससे मैच ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि जो असर्शन है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर। हम इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर ये बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जहां पर हमसे क्या बोला गया है कि रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है और उस केस में अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड v दे रखी है, डिस्टेंस उसकी s दे रखी है। तो अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बात करें तो हमारे पास जो रिलेशन होता है v और s में, वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो v स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा s के, और इसका जो करेक्ट ग्राफ होता है वो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो पैराबोला होता है वो है सेकंड आंसर। थर्ड की मैं बात करूं तो यहां पर बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जहां पर फर्स्ट 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और सेकंड 10 सेकंड में s2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि ये स्टार्ट कहां से हुआ है, रेस्ट से। तो ऐसे केस में हमें मालूम है कि जो इनका रेशियो होता है वो 1:3 होता है। दैट मीन्स मैं s1 अपॉन s2 की बात करूं तो ये होगा 1:3। इसके आगे की भी बात करें तो 5:7:9 रेशियो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर s2 जो होगा वो होगा 3s1। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। फोर्थ क्वेश्चन एक वेक्टर प्रॉब्लम है, जहां पर p प्लस क्यू वेक्टर है। अगर मान लो ये वेक्टर p वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा कोई q वेक्टर है, तो p प्लस क्यू वेक्टर होगा यहां पर। और अगर मैं p माइनस क्यू वेक्टर की बात करूं तो अगर मैं इधर इसका माइनस क्यू वेक्टर मानूं तो ये होगा p माइनस क्यू वेक्टर। इनके बीच में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो एंगल होगा वो ऑलवेज 0 से 180 के बीच में लाई करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यहां पर मैक्सिमम रेंज पूछी है। मैक्सिमम रेंज क्या होती है? मैक्सिमम रेंज होती है r इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g। r यहां पर आपको गिवन है 1 किलोमीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1000। u हमसे पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछी गई है, g हमारे पास है 10। ये हो जाएगा, यहां से इसको सोल्व करने पर u आ जाएगा आपका 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनएलएम की बेसिक सी प्रॉब्लम है। यहां पर बोला गया है कि 50 न्यूटन मैंने टोटल फोर्स अप्लाई करना है, बी का मास है वो ए का ट्वाइस है। अगर मैं ए का मास m मानूं तो बी का मास कितना होगा 2m। दैट मीन्स टोटल मास हो गया 3m। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहां पर 15/3m, मतलब 5/m। अगर मैं यहां पर नेट फोर्स की बात करता हूं, बी के ऊपर फोर्स की बात करता हूं, तो बी के ऊपर फोर्स होगा, बी का मास है 2m और बी का जो एक्सेलरेशन है वो है 5/m। सोल्व करने पर आंसर आपका आ जाएगा 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर एक ब्लॉक को वॉल के अगेंस्ट यहां पर हमें रेस्ट में रखना है। तो उसके लिए जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ऊपर फोर्स लग रहा होगा म्यू इंटू एन, और नीचे फोर्स लग रहा होगा इसमें W। तो ये जो W है, ये जो वेट फोर्स है, ये आपका कभी भी म्यू एन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो उस केस में हम अगर इसको इक्वल मानकर चले W इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू की वैल्यू यहां पर है 0.2 एंड एन की वैल्यू है 10। सोल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर एक वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है। W इक्वल टू आपने देखा होगा क्या होता है, F डॉट D। तो यहां पर अब अगर आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो 3i का 3i के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 9 हो जाएगा,
और जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हमें लीनियर मोमेंटम में चेंज देकर हमसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है। हमें पता है कि जो के होता है वो होता है p²/2m। अगर मैं चेंज की बात करूं तो डेल के जो होगा वो हो जाएगा 2 del p/p। ये ऑलरेडी हमें कितना परसेंट गिवन है, 5%। दैट मीन्स 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर होगा 4th। नेक्स्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, टॉर्क का क्वेश्चन है। टॉर्क का क्वेश्चन होगा तो टॉर्क अगर एंगुलर मोमेंटम में हमें चेंज दे रखा है तो टॉर्क होता ही क्या है, del L/T। कितना है, 5J - J और टाइम दे रखा है 5, तो सोल्व करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा 4J/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया एक सिस्टम का, वो भी तब जब रोड ए के एक्सिस हम बात करें, तो रोड ए के एक्सिस बात करेंगे तो ये जो रोड होगी बी वाली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, क्योंकि एंड पॉइंट पर है, और साथ में ये तो कंप्लीटली ही एल डिस्टेंस पर है, तो इसका कितना हो जाएगा, ml², कितना हो जाएगा 4ml²/3। अगर किसी एल डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर कंप्लीट मास हो तो उस केस में हम उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे एक पार्टिकल जो जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, और ये दूसरे स्टेशनरी पार्टिकल जिसका मास 2m है उससे जाकर कोलाइड कर रहा है, तो उस केस में हमें सिस्टम का स्पीड बतानी है। सिस्टम की स्पीड क्या होगी, सिस्टम की स्पीड के लिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर यहां पर यूज करें तो जो mv होगा वो सीधी सी बात है कि फाइनल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m + 2m × v'। यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो v' कितना आ जाएगा, v/3 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 4th करेक्ट। इसके बाद वेव का एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर, जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं किसके, वेव के प्रोपगेशन के। तो ऐसा किस में होता है, हमें अच्छे से पता है कि ऐसा ट्रांसवर्स वेव में देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की जो प्रोपगेशन होता है उसके अलोंग वाइब्रेट करते हैं। 14 क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है, आप डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा 36,000 किलोमीटर। हमने नोट्स में ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अगर हमसे पूछा जाए, और वो भी कब, जब हाइड्रोलिक प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो और आपको बल्क मॉडुलस गिवन है, तो बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -del P/del V/V। यहां से अगर मैं del V/V का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो वो आएगा del P/B के पास। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यूज del P कितना है, यहां पर 10 atm है, 10 atm दैट मींस 10 × 10⁵, और यहां पर बल्क मॉडुलस है वो है 37 × 10⁹। अगर आप 10 को 37 से डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू 0.2 समथिंग आती है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आप यहां पर पावर के साथ भी जा सकते हो। यहां पर जैसे मान लो 27 मैं मानता हूं और इसको 10⁻⁴ मानूं, तो अगर ये पॉइंट यहां से अगर यहां पर रखता हूं 2.7 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁵। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां पर नेक्स्ट पूछा गया हमसे वर्क डन, और वर्क डन का पूछा गया है कि एक सॉफ्ट फिल्म का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर से 60 × 11 सेंटीमीटर करना है। मुझे ये पता है कि जो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन के केस में वो होता है 2T del A। यहां पर ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कितना दे रखा है ऑलरेडी हमें यहां वर्क डन दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴, और यहां पर 2 × T हमें फाइंड करना है। del A अगर मैं फाइंड करूंगा तो फाइनल जो एरिया है वो है 660, और इनिशियल है 10 × 6 यानी कि -60, और सेंटीमीटर में, इसलिए मैं 10⁻⁴ से यहां पर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, T से T कैंसिल, तो T जो आ रहा है वो आ जा रहा है 1/600। इससे हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होगा 4th, नन ऑफ दीज। हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि वैक्यूम में हीट किसके थ्रू ट्रेवल करेगी, तो सीधी सी बात है वहां पर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, रेडिएशन के थ्रू ये ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है कि अगर प्रेशर अप्लाई कर रखा है सबमरीन पर 3 × 10⁵, जो कि सर्टेन डेप्थ पर प्रेशर है
किसी लिक्विड के अंदर, और हमसे बोला गया कि अगर इसकी हाइट मैं डबल कर देता हूं, मतलब 2h में अगर हाइट कर देता हूं, उस केस में प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना होगा। फिलहाल के लिए देखता हूं तो इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर है 3 × 10⁵। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρg h के। यहां से अगर मैं ρg h की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो P नॉट की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होती है 10⁵। अगर उसको इस तरफ लिखता हूं तो ये कितना होगा 2 × 10⁵। मुझे फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा P नॉट प्लस ρg, और h को अगर डबल करता हूं तो ये हो जाएगा 2 ρg h। यहां से ये 10⁵ हुआ, ये 2 × 10⁵ हुआ, दैट मीन्स ये हो गया 5 × 10⁵। इनिशियल कितना था 3 × 10⁵, चेंज कितना आया 5 × 10⁵ माइनस 3 × 10⁵। कितना चेंज आया प्रेशर में, प्रेशर में चेंज आया 2 × 10⁵। अगर मैं परसेंटेज चेंज देखूं तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा del P/P × 100, जो कि कितना होगा 2 × 10⁵, 3 × 10⁵ एंड 100। सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा 200/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जहां पर यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें तो n मोल है, और यहां पर एक ABCDE साइकिल के अलोंग ये एक प्रोसेस हो रही है, जिसमें अगर मैं A से B तक देखता हूं तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस दिख रही है, B से C तक मुझे एक आइसोबारिक प्रोसेस यहां पर देखने को मिल रही है। मुझे थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी पूछे तो ईटा जो होता है वो क्या होता है W/Q, मतलब मुझे वर्क कितना मिल रहा है और उसके रेस्पॉन्स में मुझे हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो यहां पर हीट सप्लाई कहां से कहां तक करनी पड़ेगी, A से B तक की प्रोसेस में सप्लाई करनी पड़ेगी, B से C तक की प्रोसेस में सप्लाई करनी पड़ेगी, C से D और D से A में हमें हीट रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी। तो B से A से B तक अगर मैं बात करूं तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब यहां पर मैं यहां की हीट अगर कैलकुलेट करनी है तो उस केस में A से B तक की अगर मुझे हीट कैलकुलेट करनी है तो ये क्या होगी NCV∆T बोल दो इसको, या फिर इसको बोल दो आप जो CV∆T की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पर मैं पुट कर सकता हूं CV और साथ में ∆T को मैं रिप्लेस कर सकता हूं जो NR∆T होता है। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, यहां पर देखो आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि NCV∆T की अगर मैं बात करूं और यहां पर मुझे टेम्परेचर में चीजें नहीं गिवन है, तो उस केस में मैं यहां पर बात करूंगा कि यहां पर जो A से B तक की प्रोसेस होगी उसमें NCV∆T को मैं अगर बात करूं तो यहां पर CV कितना होगा, तो गैस कैसी है यहां पर मोनोएटमिक गैस है, तो मोनोएटमिक गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3/2R और ∆T, और हमें पता है कि NR∆T को मैं क्या लिख सकता हूं ∆PV, क्या लिख सकता हूं ∆PV का मतलब मैं यहां पर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, यहां पर ∆PV के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या बन जाएगा ये 3/2 P2V2 माइनस P1 V1। यहां पर आप इनकी वैल्यूज अगर पुट करोगे तो 3/2 P2 है 2 P0 V0 माइनस P1 क्या है P0 V0। यहां से जो रिजल्ट आया वो आ गया 3/2 P0 V0। अच्छा, यहां पर अगर मैं इसके बाद में BC के लिए जो प्रोसेस है उसकी अगर बात करूं तो वो होगी आइसोबारिक प्रोसेस, दैट मींस यहां पर NCP∆T की बात होगी। सिमिलर वे में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 P2V2 माइनस P1 V1। मुझे पता है कि CP की वैल्यू कितनी होती है मोनोएटमिक के लिए, तो वो होती है 5/2R होती है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहां पर 5/2, और यहां पर P2 कितना है, तो P2 है 2 P0 और V2 कितना है 2 V0, तो यहां पर ये हो जाएगा 4 P0 V0 माइनस P1 और V1, P1 है 2 P0 और V1 है V0, तो ये हो जाएगा 2 P0 V0। इसको सोल्व करूंगा तो ये रिजल्ट मेरे पास निकल कर आएगा 5 P0 V0। तो जो टोटल हीट सप्लाई हो रही है वो हो रही है 3/2 P0 V0 प्लस 5 P0
वी नोट। और वर्क कितना हो रहा है, तो वर्क इसका जो एरिया होगा वो वर्क होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पी नोट वी नोट। तो यहां से आप हर जगह से पी नोट वी नोट को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो उस केस में आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1/3/2 + 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम आएगा 2 और यहां पर बन जाएगा 3 + 10, तो ये आ जाएगा 2/13। ये तो हुआ फ्रैक्शनल वैल्यू ईटा की। अगर मैं इसमें बात करूं परसेंटेज वैल्यू की, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/13 × 100। इसको आप सोल्व करोगे कितना होगा, 200/13। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी 15 के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि VRMS, VAV और VMP, ये आप अच्छे से जानते हो कि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है VRMS। ये जो VAV है इसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं और VMP को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। इनके अगर रिलेशन देखें तो VRMS क्या होता है, VRMS होता है √3/MW। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज जो वैल्यू होती है वो आपके यहां पर देखने को मिलती है कि ये होती है 8/π/RT/MW। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की मैं अगर बात करता हूं तो ये होती है 2RT/MW। तो यहां से मुझे क्लियरली पता है कि यहां पर 2 सबसे छोटी वैल्यू है, 3 सबसे बड़ी वैल्यू, और 8/π की वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच आएगी, क्योंकि 3.14 से अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं तो सीधी सी बात है कि वो 2 और 3 के बिटवीन वैल्यू होगी। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड RMS स्पीड, उसके बाद में एवरेज स्पीड और उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हमसे सिर्फ मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रखी है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें मालूम है ये होता है ω²A। ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा यहां पर है π/2, कितना हो जाएगा, π²/4 × A है 2, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा π²/2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और एक जो चार्ज है वो क्यूब से सराउंडेड है, तो उस केस में यहां पर वन ऑफ फेज की बात की है कि एक फेज से कितना यहां पर फ्लक्स पास होगा। तो अगर टोटल की बात करूं तो Q/ε0 होता है। टोटल क्यूब में कितने फेज होती है, 6 होती है, तो एक फेज से कितना होगा, 1/6। तो ऐसा आंसर हमारा यहां पर सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, इसमें पूछा गया है कि यहां पर 3 चार्ज है, +Q -Q +Q, और हमसे पूछा गया है कि यहां पर जो A पर जो चार्ज है वो कितना फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस करेगा, वो भी BC के जो नॉर्मल डायरेक्शन है, मतलब इसके नॉर्मल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सीधी सी बात है कि इस चार्ज की वजह से ये रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, वो इधर होगा। इस चार्ज की वजह से ये यहां पर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, जो कि इस तरफ होगा। और ये दोनों सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए, दोनों का फोर्स सेम होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखो, यहां पर 2 स्फेरिकल कंडक्टर थे, उनको अगर हमने एक वायर से यहां पर अगर कनेक्ट कर दिया तो उस केस में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम बात करें तो यहां पर तो कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहां का पोटेंशियल हमेशा लो होता है, सॉरी हाई होता है विद रेस्पेक्ट टू आउटर स्फीयर के। तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज किस पर होगा, बाहर वाली सरफेस पर। इसका मतलब बाहर वाला सरफेस ही एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, जो कि स्फेरिकल कंडक्टर की तरह काम करेगा, और स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε0 r। यहां पर बाहर वाले की जो रेडियस है वो है b, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। यहां पर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक जो सर्किट है उसमें यहां पर जो सारे के सारे रजिस्टर वो 3 ओम के हैं, तो ये अगर 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो ये सीरीज में कितना हो जाएगा, 6 एंड 3 का पैरेलल हमने कई बार सोल्व किया है, और ये जो निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, 2। तो 2 ये हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, ये दो तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। 3 + 3 और 2 कितना हो गया, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो हमसे पूछा गया है कि इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट यहां पर पास होना है। तो 2 ओम वाले अगर इस रेजिस्टेंस से अगर मैं बात करूं तो कितना करंट पास होगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पर इस लूप में मान लो यहां पर कुछ भी करंट I पास हो रहा है, तो इधर से करंट कितना आना चाहिए, I आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे लूप में करंट कितना पास होगा, I पास होगा। तो अगर इधर से I आया है और इधर I चला गया है तो इधर करंट कितना होगा, 0 होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और वो भी परपेंडिकुलर अगर ये एंटर करता है, राइट एंगल पर अगर ये एंटर करता है, तो उस केस में हम अगर पाथ की रेडियस निकाले तो वो सीधा सीधा कैसे निकलती है, R इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी से निकलती है। लेकिन यहां पर हमें मोमेंटम नहीं दे रखा, हमें यहां पर वेलोसिटी नहीं दे रखी, हमें यहां पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो mv की जगह मैं लिख सकता हूं रूट 2m के अपॉन क्यूबी, और आप इसमें वैल्यूज पुट करिए, आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहां पर देखो कि एक मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया स्क्वायर लूप के लिए, इसका भी हम अगर देखें तो बड़े आसानी से हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर लूप के लिए। तो स्क्वायर लूप में अगर हम बात करें तो स्क्वायर लूप में अगर मैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो ये जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे यहां पर 45 डिग्री के। तो सीधा सीधा सा जो फॉर्मूला होगा वो 4 साइड के लिए 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और ये जो डिस्टेंस है वो होगी a बाई 2, और यहां पर दोनों एंगल कितने होंगे 45 तो साइन 45 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 एंड कोस साइन दूसरे जो साइन 45 होगा उसकी वैल्यू भी 1 बाई रूट 2। यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट, सॉरी यहां पर ये 4 आता है तो 4 से यहां पर 4 कैंसिल होगा, और एक सेकंड के लिए यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 4 होगा, यहां पर 4 होगा, यहां पर डिवाइड में 2 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, और उस केस में यहां पर ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो 2 है ये यहां पर ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई, और अपॉन में कितना बच गया इधर पाई ए, और अगर इसकी बात करो तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 2। तो अगर इस रूट 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करता हूं तो यहां पर कितना बचेगा रूट 2, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, हमें चेंज इन करंट गिवन है, और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर पूछा है इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी होता है। एल कितना, एल यहां पर है 5 और डी बाई डी टी कितना है 2 है, कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं किसके लिए, यहां पर हम आरएमएस वैल्यू के लिए अगर इसको सोल्व आउट करें तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है वी नॉट अपॉन रूट 3। तो यहां पर इस वाले जो ट्राइंगल फॉर्म होती है उसके लिए वी नॉट अपॉन रूट 3 आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर वी नॉट अपॉन रूट एक्स में एक्स की वैल्यू पूछी है तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये आपने ऑलरेडी सोल्व किया होगा कई बार, तो कितना आता है वी नॉट अपॉन रूट 3 आता है, तो यहां पर कितनी आएगी, इसमें वैल्यू जो आएगी वो 3 आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों क्या होता है सेम फेज में होते हैं। तो यहां पर सेम फेज में कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, यहां पर दे रखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है लेकिन फेज पाई का दे रखा है, यहां पर फेज पाई बाई 2 का दे रखा है, यहां पर रैंडमली ओरिएंटेड प्लेन ही दे दिया जबकि दोनों वेव एक दूसरे के, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और सेम फेज में होगा, तो कौन सा आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहां पर एक प्रिज्म बोला गया और प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3 दे रखा है, हमें मिनिमम डेविएशन पूछा है। मिनिमम डेविएशन क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में साइन ए बाई 2। अगर वो इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इक्विलेटरल प्रिज्म का जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होगा तो यहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है रूट 3, यहां पर मैं लिखूंगा साइन 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2 और नीचे साइन 60 अपॉन 2 कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। अगर इस वैल्यूज को उधर लेकर जाता हूं तो कितना हो जाएगा रूट 3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहां पर लिखा हुआ साइन 60 प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2। ये जो वैल्यू होती है साइन के अंदर ये होती है साइन 60 की, तो 60 इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2,
यहां पर 120 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा, सोल्व करूंगा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 60, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, मिराज फिनोमेना आप जानते हो किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप है जिसमें हमें फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्टिव की 200 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हमें यह भी बोला गया है कि 50 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी 50 मीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है और हमसे पूछा गया कि इमेज की हाइट यहां पर क्या होने वाली है। तो मैं अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर पर है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर, मतलब अगर मीटर में लिखो तो 2 मीटर लिख सकता हूं। तो यहां से मैं बड़े क्लियरली बता सकता हूं कि v कितना होगा, तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है माइनस का 2000 इक्वल्स टू 1/f, f कितना है 1/2। यहां से इसको सोल्व करूंगा, ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2000। यहां पर अगर इसको सोल्व करता हूं तो ये होगा 2000, ये हो जाएगा 1000 माइनस 1। यहां से अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये होगा 2000 अपॉन 1000 माइनस 1 होगा 999। अप्रोक्सीमेट ये 1000 है तो अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ रही है, v की वैल्यू आ गई 2। v की वैल्यू कितनी आई 2 आई। मुझे ये पता है कि जो m होता है वो h डैश अपॉन h भी होता है और साथ में v अपॉन u भी होता है। h डैश मुझे मालूम नहीं लेकिन h मुझे मालूम है, h कितना है 50 मीटर, तो 50 इक्वल्स टू v यहां पर है 2 और u है 2000, तो h डैश कितना आ जाएगा, h डैश आ जाएगा 50 अपॉन 1000, 10 से 10 कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100 मीटर बोल दो इसको, या फिर आप 5 सेंटीमीटर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं फोकल लेंथ में रिलेशन देखूं तो जो लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ होगी अपॉन जो फोकल लेंथ एयर के अंदर होगी, ये वाली जो फोकल लेंथ आएगी ये आएगी n-1 यानी कि 1.5 माइनस 1, और ये जो लिक्विड के अंदर होगा, लिक्विड के अंदर कितना होगा 1.5 अपॉन 1.25 माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर FL की मैं बात करूं, FL अपॉन F की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 1.25 और ये जो होगा ये हो जाएगा 0.5। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो FL अपॉन F जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं इसको अगर देखता हूं यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 टाइम हो जाएगा, और 5 को मैं अगर 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2.5, तो कितना हो जाने वाला F जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 FL। तो यहां पर देखिए आप कि FL कितना आया था 1.5 अपॉन 1.25 माइनस 1, और F के लिए हम लिख रहे थे 1.5 माइनस 1। ये यहां पर सॉरी ये एक सेकंड यहां पर उल्टा लिख दिया, यहां पर ये जो होगा वो F होगा और यहां पर होगा आपका FL। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर हम बात करें तो हम बड़े आसानी से इसमें बोल सकते हैं कि यहां पर ये FL, तो यहां पर जो FL आएगा वो आएगा 2.5 F के इक्वल। तो इंक्रीज कितने से कर रहा है ये 2.5 के फैक्टर से। नेक्स्ट देखो यहां पर सर्कुलर ऑब्स्टेकल है किसी पाथ, लाइट के पाथ में, जो कि टीनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल लिखा हुआ है। अगर टीनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल होगा तो उस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर टीनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल होगा, अगर जो ऑब्स्टेकल है वो लाइट के जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल है, तो उस केस में वहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल जो फ्रिंज बनती है वो ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ शैडो क्या होगा, यहाँ पर ब्राइट होगा। तो फर्स्ट असर्शन तो यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन साथ में बोला गया है कि यहाँ पर जो सेंटर होगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो कि जस्ट उस बात का अपोजिट स्टेटमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो रीजन है वो इनकरेक्ट और असर्शन यहां पर करेक्ट है। इसमें अगर हम बात करें तो बड़े आसानी से हम बात कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो
E इंटू वी के इक्वल होती है। दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ और V यहां पर दे रखा है 100। तो कौन सा आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट जो है यहां पर एक फोटो इमिसिव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, जिसके अंदर हम बात करें कि यहां पर इनिशियल वेवलेंथ लैम्बडा है, जिस पर जो मैक्सिमम स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड v है। अगर मैं बात करूं कि अगर लैम्बडा की जगह 3 λ/4 यहां पर वेवलेंथ ली जाए तो उस केस में फास्टेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितनी स्पीड से इमिट होगा? तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी? hc/λ इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ mv²। और सेकंड इक्वेशन लिखूंगा तो hc/λ कितना है? 3 λ/4। तो 3 λ/4 इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv डैश का यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को कंप्लीटली 4/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस केस में आप क्या देखोगे कि अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 5 माइनस 5 और यहां पर प्लस का हाफ 4/3 इंटू हाफ mv² माइनस हाफ mv डैश का यहां पर स्क्वायर। अगर इस और इक्वल में हो जाएगा 0। यहां पर मैं इसको अगर राइट साइड में ले आता हूं तो उस केस में यहां पर बनेगा 4/3 5 माइनस 5 ये हो जाएगा एक प्रकार से 5/3 प्लस 4/3 इंटू 1/2 mv² और ये इक्वल होगा हाफ mv डैश के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल होगा, v डैश का स्क्वायर 4/3 v² से बड़ा ही होगा। यहां पर वैल्यू v डैश के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो v 4/3 v² से थोड़ी सी क्या होगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगी। तो इसका मतलब यहां पर अगर v डैश निकालूंगा तो v डैश कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा √4/3 v से। ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहां पर ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, जहां पर शुरू में अगर फ्रीक्वेंसी म्यू है और स्टॉपिंग पोटेंशियल v0/2 है और बाद में फ्रीक्वेंसी μ/2 है और स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 है, तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस केस में बतानी है। तो h न्यू के लिए मैं अगर लिखता हूं तो h न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पर 5 प्लस e v0/2 और दूसरे वाले केस में जो h न्यू/2 होगा वो हो जाएगा 5 प्लस e v0। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 से यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि 2h न्यू में से h न्यू/2 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 3h न्यू/2। 2 5 में से 5 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 5 और e v0 में से e v0 माइनस करूंगा क्या हो जाएगा? 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं h न्यू/2 यहां पर h न्यू0 यहां पर कितना आएगा? h न्यू0 आएगा। तो h न्यू0 के अकॉर्डिंग अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं तो यहां पर h से h कैंसिल होने पर न्यू0 आ जाएगा 3 न्यू/2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम प्लस के लिए एनर्जी कितनी होगी? तो सीधी सी बात है कि Z² टाइम्स होती है E0 के। तो ये तो हमें मालूम है कि कितनी होती है? -13.6 होती है। हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर और n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला है तो 1 हो जाएगी। तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -13.6 को तो ये आंसर आएगा -54.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमसे पूछा गया एक न्यूक्लियस देकर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जो 226 होता है जिसको हम A बोलते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मींस 88 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हो जाएंगे? 88 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए 226 में से हम 88 को माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम यहां पर देखें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रखी है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात यहां पर कर रखी है। तो n टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर
थर्ड वाला है, इसमें होल्स लिखा हो जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। साथ में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन पी टाइप में और एन टाइप में अलग अलग भी हो सकती है। साथ में बोला गया है कि पी टाइप में नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है, जबकि यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर कोई भी टाइप का कंडक्टर हो वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है। यहां पर इस लॉजिक गेट को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये ऑलरेडी कैसा गेट है, ये गेट है नैंड गेट। इसमें फिर से मैं अगर इसमें नोट गेट लगा देता हूं तो नैंड का जो नोट गेट हो जाएगा, नैंड प्लस नोट गेट क्या हो जाएगा, एंड गेट बन जाएगा, क्योंकि आप एंड पर नोट जोड़ते हो तो नैंड गेट बनता है और एंड नैंड गेट पर आप नोट गेट जोड़ते हो तो वापस क्या बन जाता है, एंड गेट। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जहां पर बोला गया है कि दो पार्टिकल है m1 और m2। अगर m1 वाले को अगर मैं d डिस्टेंस मूव करवाता हूं तो m2 वाले को कितना मूव करवाना पड़े जिससे सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो सेम रहे। दैट मींस m1d इक्वल टू यहां पर m2 इंटू जो भी हम मूव करेंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1d अपॉन m2। ऐसा ऑप्शन हमारे पास यहां पर थर्ड ऑप्शन है। और लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है इस टेस्ट का वो है कि यहां पर AC के अलोंग मुझे ये बताना है कि यहां पर पार्टिकल्स को किधर मूव करवाऊं। सॉरी, यहां पर 4 पार्टिकल्स है m1 m2 m3 एंड m4 और बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास जो AC के अलोंग रहना चाहिए उसके लिए जरूरी क्या है। तो अगर AC के अलोंग सेंटर ऑफ मास रहे तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी इस लाइन पर होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों मास हो वो सेम मास रखते हो। तो m2 इक्वल टू क्या होगा, m4 होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। आप हमारी नई टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हो जिसका नाम है बायोकेम टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 57 टेस्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू।